जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। 39 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में कुल 45 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी ने इससे पहले जो टकराव की खबरें आ रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, उनको विराम देते हुए मंत्री पद का आवंटन कर दिया और 39 मंत्रियों ने शपथ ले ली, जिनमें बीजेपी के 19 मंत्री और एकनाथ शिंदे के 11 मंत्री और एनसीपी के 10 मंत्री हैं। और इसमें जिन लोगों ने शपथ ली है उनके बड़े नामों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, जयकुमार रावल, गणेश नाइक हैं बीजेपी से। और इसके अलावा शिवसेना से गुलाबराव पाटिल, दादाजी भूसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई शामिल हुए मंत्रिमंडल में। और अगर एनसीपी की बात करें तो उसमें धनंजय मुंडे, एनसीपी के हसन मुशर्रफ, इन्होंने और भी इनके नेताओं ने जो है शपथ ली है। लेकिन मंत्री पद की शपथ और मंत्रालय के बंटवारे के अलावा जिस एक और चीज की पूरी चर्चा रही वो था 2.5 साल का कार्यकाल, जो कि बीजेपी ने किसी राज्य में पहली बार किया है। और ये 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया है। ये 2.5 साल ये नहीं है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बदलेंगे। यहाँ मंत्रियों को परफॉर्म करने के लिए 2.5 साल दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मंत्री बन गए तो पूरे 5 साल आप उस पद पर रहेंगे, निश्चिंत हो जाइए, फिर आपको अगली बार ही आप उस पद से हट सकते हैं। ऐसा नहीं है। इन्हें बीजेपी की तरफ से इस बार 2.5 साल दिए गए हैं। हर मंत्री को, अपने भी और गठबंधन के सहयोगियों को भी, उनको 2.5 साल में अपना काम दिखाना होगा और इसकी समीक्षा हर साल होगी। ऐसा नहीं है कि 2.5 साल के लिए भी आप फिक्स हो गए हैं। आप पहले साल में, दूसरे साल में आपका प्रदर्शन देखा जाएगा और उसके बाद ही आपको अगले और 2.5 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। ये समझ लीजिए, ये कोई सरकारी पद नहीं है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है और परफॉर्मेंस के बेस पर मंत्री आगे बढ़ेंगे। ये किसी प्राइवेट सेक्टर की तरह है। अब मंत्रियों को अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। ये बीजेपी ने इस बार तय किया है, ये बदलाव किया है। और मंत्रियों से जब उनको आवंटन हुआ उससे पहले भी उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था, प्रदर्शन पूछा गया था कि जो मंत्रालय आपके पास था उस मंत्रालय की स्थिति क्या थी, आपने काम क्या किया था। भले ही शिंदे का कितना दबाव हो, अजीत पवार का कितना ही दबाव हो या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं का दबाव हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन के आधार पर ही मंत्रालयों का आवंटन किया गया है। हाँ, ये है कि उसी पार्टी के किसी नेता को जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उनको नहीं मिला, दूसरे नेता को मिल गया, किसी दूसरे को मौका दिया गया, इसका ध्यान रखते हुए। लेकिन ये 2.5 साल का परफॉर्मेंस आपको करके दिखाना होगा। और देखिए, बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें ये जो उन्होंने फॉर्मूला तय किया है, इसकी बड़ी भूमिका है। इस प्रचंड बहुमत को बीजेपी सही साबित करना चाहती है कि लोगों ने जो ये इस बार अपना जनमत दिया, जो मैंडेट दिया है, वो खाली ना जाए, वो उनका बर्बाद ना जाए और लोगों को नतीजे मिले। ये नहीं हो कि वोट दिया है, सत्ता में बैठ गए हैं, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी ने अब ये सुनिश्चित करने की बात तय की है कि ऐसा ना हो कि 5 साल बाद 132 सीटें मिली हैं और पूरे जो गठबंधन है उसको 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं और लोग जो है खाली हाथ रह जाएं। इसलिए मंत्रियों की लगाम कसी जाएगी, किसी को ढिलाई बरतने नहीं दी जाएगी। इसलिए 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत प्रदर्शन जांचा जाएगा। अब बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले। विपक्ष के सामने जो वो वही अपनी घिसी पिटी बातें बोल रही है, बीजेपी कुछ नया करके दिखाए, कोई नया तरीका अपना के दिखाए जो सरकारों में अमूमन नहीं अपनाया जाता और लोगों का भरोसा जीता जाए, लोगों के लिए काम किया जाए। यहाँ बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में है। चाहे अभी शपथ की बात हो या इससे पहले की बात हो, रिपोर्ट कार्ड मांगना हो या बंटवारे की बात हो, मंत्रिमंडल के बंटवारे की बात हो, बीजेपी ने पूरा एक्टिव मोड दिखाया है, पूरा कंट्रोल रखा है गठबंधन पर और आगे भी इसी तरह से कंट्रोल रहने वाला है। और अगर कोई मंत्री अपने काम से इधर उधर खिसकता है तो उससे मंत्रालय लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। 5 साल में फिर से विस्तार कर लिया जाएगा। इस बार ये नहीं होगा कि इनका दबाव है, गठबंधन का दबाव है, शिंदे का दबाव है, क्योंकि दबाव तो हो चुके। यहाँ मंत्री पद को लेकर दबाव हुए, मुख्यमंत्री को लेकर दबाव हुए। ये दिख गया कि बीजेपी झुकने वाली नहीं है और बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और बहुमत से कुछ ही सीटें कम हैं, तो जो आसानी से कहीं और से आ सकती है। एक गठबंधन से जाएगा तो दूसरा भी आ सकता है, इसलिए बीजेपी मजबूर नहीं है। इसलिए पूरी तरह प्रशासन को चाक चौबंद रखना चाहती है कि गठबंधन के नाम पर कोई दबाव ना हो और किसी कमजोरी के तहत अपने भी नेता जो हैं अपने उद्देश्य से भटके नहीं। तो हर तरह से
वो सरकार पर अपना जो है प्रशासन को दुरुस्त रखना चाहती है। और वहीं जहां बीजेपी सरकार के स्तर पर, महायुति सरकार के स्तर पर एक्टिव हुई है, वहीं आजकल उद्धव ठाकरे भी एक्टिव दिख रहे हैं। भाई अब नागपुर में जो है शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन 16 तारीख से नागपुर में ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत है और वहां उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो पहुंचेंगे, विधायक दल के नेता हैं, विधायक भी हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब सिर्फ बेटे से काम नहीं चलने वाला है, पिता को भी नजर आना पड़ेगा और लोगों का ध्यान खींचना पड़ेगा। क्योंकि अघाड़ी में इस वक्त अगर हम महायुति में देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी दिख रही है और अघाड़ी में इस वक्त उद्धव ठाकरे सबसे एक्टिव दिखने में लगे हैं, क्योंकि हालत भी उन्हीं की सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई और उनकी पार्टी उनके कुनबे के पास भी नहीं है। शरद पवार की तो स्थिति कम से कम यह है कि उनकी बेटी का तो चलिए, बेटी केंद्र में बैठी रहेगी, केंद्र की राजनीति कर ही रही है, लेकिन पार्टी परिवार के सदस्य के पास ही है। अगर मर्ज भी हुआ, जैसे कि चर्चाएं भी अभी चल रही हैं, अगर मर्ज भी हुआ तो परिवार में ही पार्टी रहने वाली है। लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति तो ये है कि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं और अगर वो मर्ज भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके बेटे की कोई औकात नहीं रहेगी और उनकी तो अपनी राजनीति जो है वो जल्द ही संन्यास में तब्दील होने वाली है। और उद्धव ठाकरे देखिए, अगर अलग भी होते हैं अघाड़ी से तो उसके लिए हिम्मत चाहिए और उसके लिए भी आपको जमीन से शुरुआत करनी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर भर भर कर वोट मिल जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे इसीलिए इतनी बेचैनी में है, इतनी घबराहट में है कि वो दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े धुर विरोधी वही हैं और इसीलिए दिखाकर अघाड़ी का पूरा वोट पाना चाहते हैं। उनके दिमाग में भरा गया है कि अघाड़ी में सबसे ज्यादा 20 सीटें आपको आई हैं, आप अघाड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, भले ही आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, भले ही राहुल गांधी आपकी कोई औकात नहीं समझते, वीर सावरकर को अपमानजनक उनके लिए बातें कहते हैं और उद्धव ठाकरे के सांसद सिर्फ सुनने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे फिर भी उनको इस बात की खुशी है कि मैं सबसे ज्यादा सीटें लाया, अघाड़ी के वोट मुझे पड़ गए और अब भी वो चाहते हैं कि मैं अघाड़ी का नेता दिखूं। तो जो भाजपा विरोधी वोट है वो सारा मेरे पास आ जाए, उसका ध्रुवीकरण हो जाए और उद्धव ठाकरे इसी कोशिश में लगे हैं। जबकि उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव है कि वो हिंदूवादी एजेंडे पर चले और वापस उसी पर लौटे। जो उनका कैडर वोट है, जो हिंदू वोट है, जो हिंदुत्व की बात उनके पिताजी किया करते थे, बाला साहेब ठाकरे करते थे, वो भी वही करे। तो उद्धव ठाकरे ऐसे अभी तो फंसे हुए हैं, तो कभी बांग्लादेशियों की बात करने लगते हैं, तो कभी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, तो कांग्रेस का राग अलापने लगते हैं। तो उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, लेकिन इस फंसे हुए के बीच में भी वो दौड़े दौड़े जो है अब नागपुर आ रहे हैं। और नागपुर में देखिए दूसरी बात भी है, उद्धव ठाकरे क्योंकि कंफ्यूज हैं, तो वो अभी सब तरफ चलना चाहते हैं। अघाड़ी से भी थोड़ी तनातनी चल रही है, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहते, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। फिर वहां नागपुर में आरएसएस का, संघ का वहां पर मुख्यालय है और उद्धव ठाकरे संघ पर सवाल बहुत कम उठाते हैं। उन्होंने पहले भी मोहन भागवत से पीएम मोदी अमित शाह की शिकायत की थी, एक भाषण के दौरान ही एक तरह से मदद मांगी थी, संघ के चरणों में चले गए थे। और उद्धव ठाकरे नागपुर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं सिर्फ शीतकालीन सत्र हो, नागपुर में तो मुख्यालय भी है और उद्धव ठाकरे कोई रास्ता भी निकालना चाहते हो। अभी तो खबरें ये भी आई थी कि देवेंद्र फडणवीस को फोन करके उनको बधाई दी थी मुख्यमंत्री बनने की। तो उद्धव ठाकरे के दिमाग में इस वक्त खलबली है, अगर उन्हें जहां से उन्हें स्पष्ट संकेत मिलता है वो वहां जाने को तैयार हो सकते हैं। उनकी स्थिति कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे अब शीतकालीन सत्र में आएंगे, उनके बेटे जी भी आएंगे, तो देखते हैं वहां पर इनकी क्या स्थिति बनती है। इस बार तो आए तो ड्रामा करके चले गए, लिस्ट देकर गए थे, तो देवेंद्र फडणवीस ने वो लिस्ट फाड़ दी। अब ये शीतकालीन सत्र में क्या कमाल कर पाते हैं देखना होगा, पर फिलहाल उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत खराब दिख रही है। और वहीं महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी, दूसरी पार्टियां जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में है और महाराष्ट्र की सरकार चलाते हुए अब कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।